हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल थिंक टैंक यूपीएससी पे। हम रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फोर्थ लेक्चर देखेंगे, जिनमें टॉपिक्स का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं यूट्यूब पे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके यूजफुल है। अगर कोई भी क्वेरी या सजेशन या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड या यूपीएससी की तैयारी इन जनरल से रिलेटेड आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपसे तुरंत रीच आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चलें तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें सेम पैटर्न पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, आज का डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन हवा में नहीं कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेंगे बिकॉज रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज है। ठीक है, रिवीजन करेंगे। ओके, टच करेंगे ऐसे एरियाज जहां से क्वेश्चन पूछता है जो कंफ्यूजिंग है। ओके, क्लियर? ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चंस जो है वो फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन से। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा है, कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा रहता है एस्पिरेंट्स को। ठीक है, चलिए फिर उसके करने के बाद हम आएंगे वापस इसी टॉपिक पे। ओके, हाँ चलो बेस बनाते हैं पहले अपना। 5-10 मिनट का डिस्कशन रखेंगे, सारे डायमेंशन समझा दूंगा आपको मैं। उसके बाद हम फटाफट वही पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको पता है वीडियोस प्रीमियर होते हैं शाम को 7 बजे हर तीसरे दिन। मतलब अगर आज 15 तारीख को प्रीमियर हो रहा है तो फिर 18, 21, 25, 24 नॉट 25। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ओके, हम कोशिश में है कि इस वीडियो की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाया जाए। ठीक है, टाइम गैप बीच में कम करा जाए। आपका सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, चलिए पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ emergency provision in the Indian Constitution, consider the following statements. During a national emergency, the federal structure of the Constitution is transformed into a unitary one. This transformation requires a formal constitutional amendment. Which of the statements given above is or are correct? Okay, बेसिक्स से शुरू करते हैं, बेसिक्स की बात करते हैं। देखिए, इमरजेंसी इमरजेंसी कौन सा पार्ट बेटा? 18, पार्ट 18 है ना। पार्ट 18 3 आर्टिकल्स है बेड रॉक इस चैप्टर के, 352, 356 एंड 360। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जिस नाम से आप जानते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, शुरू करते हैं यहां से। देखिए, इमरजेंसी टर्म जो है ना वो केवल इसी आर्टिकल में यूज हुआ है। ठीक है, इन दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी टर्म यूज नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 सेज दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट। किन ग्राउंड्स पे? अगर क्या होता है, अगर इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी खतरे में है बिकॉज ऑफ, हर किसी ग्राउंड पे नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगा प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन एनी ग्राउंड्स। नो, ग्राउंड्स मेंशन्ड है। क्या ग्राउंड्स है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इसे हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्लब करके पढ़ते हैं। फिर इंटरनल इमरजेंसी क्या है? आर्म्ड रेबेलियन। ध्यान दीजिएगा, वर्ड है बेटा आर्म्ड रेबेलियन। ये वर्ड ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता था, पता होगा। इसको 44th अमेंडमेंट से चेंज करा गया है। पहले क्या वर्ड था? पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। बहुत ही वेग वर्ड था। जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी ना, द फेमस इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर ही हुई थी। ठीक है, उसी को बचाने के लिए इसको बदल के आर्म्ड रेबेलियन करा गया था। तो ग्राउंड्स क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ठीक, तो होता क्या है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है, लक्ष्मीकांत ने मेंशन भी है कि क्या वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन होने के बाद ही इसको डिक्लेयर करा सकता है? नहीं, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि भाई ऐसी सिचुएशन बन रही है जो कि वॉर को लीड कर सकती है और इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटन है, तो भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, बट ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। इसको भी चेंज करा गया था, किससे? 44th अमेंडमेंट 1978 से। पहले क्या था? कैसे लगी थी 1975 की इमरजेंसी? बस बोल दिया, कैबिनेट को पता ही नहीं था। इमरजेंसी लग गई तब कैबिनेट को मालूम चला, अच्छा इमरजेंसी लग गई है। ठीक है, इसको भी चेंज करा गया था। तो ये है ग्राउंड्स बेटा। ठीक,
अब देख लेते हैं क्वेश्चन का कह रहा था ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूनिटरी वन। अब देखो होता क्या है, क्या हुआ कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। किस किस से फर्क पड़ता है? पहले तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता होगा नेचर क्या है, इट इज क्वासी फेडरल, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर्स, फेडरल प्रोविजंस भी है, फीचर्स भी हैं और कुछ कुछ यूनिटरी भी हैं। तो फेडरल फीचर्स क्या है? फेडरल फीचर्स जैसे कि 7 शेड्यूल, ठीक है, और जितने भी फेडरल फीचर्स हैं, क्या होता है, सबकी पावर, सब में लेजिस्लेट करने की पावर किसके पास चली जाती है? पार्लियामेंट के पास, ठीक। बट द कैच इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इज नॉट टेकन अवे या फिर इज नॉट डिसॉल्व, ठीक है। उनकी पावर जाती नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड या फिर डिसॉल्व नहीं होते अंडर आर्टिकल 352। बस क्या है, पार्लियामेंट के पास भी पावर बन जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे लॉज बना पाए, याद रखिएगा। और अगर इन जनरल बात करें, अच्छा फिर कहोगे सर दोनों ने लॉ बना दिया तो क्या होगा? यही है बेटा, इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान दोनों के पास पावर आ जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो किसी भी लिस्ट पे किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। क्लियर? अब दोनों ने बना दिया, फिर पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। फिर ये लॉ कब तक चलेगा? याद करो, इमरजेंसी के एक्सपायरेशन के 6 मंथ्स तक, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स अपना लॉ ला सकते हैं, दैट लॉ फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट सीज टू ऑपरेट। ओके, तो ये एक एग्जांपल था। फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली हो जाता है, दैट डज नॉट नीड एनी स्पेशल अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स अ फॉर्मल, नहीं, it is already mentioned in article 352 कि such thing will happen। ओके, अभी हम जो जो आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसके एग्जांपल और देखते जाएंगे कैसे फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट पूछ रहा है तो 1 ओनली हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये है फेडरल सिस्टम के, नहीं ये नहीं पर, हाँ ठीक है, आ गया इमरजेंसी। अब देखते हैं, द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंट इन पार्ट 18, अभी बताया, एब्सोल्युटली ट्रू। फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, एब्सोल्युटली ट्रू, पहला स्टेटमेंट ठीक है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ यूनिटरी सिस्टम विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट, अभी डिस्कस करा, ठीक है। ओके, तो बहुत सही हो गया, बहुत सही हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। With reference to the grounds of declaring a national emergency under Article 352, consider the following statements. National emergency can only be declared after actual occurrence of war. कैच आ गया? नहीं, अभी बताया कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, जब मैं प्रेसिडेंट बोलता हूं बेटा बार बार, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स है ही नहीं, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, ये प्रेसिडेंट लिख रहा है बार बार, या फिर हाँ मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्या है, इट इज द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन जनरल। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। नहीं, गलत है। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि कोई वॉर का खतरा मंडरा रहा है एंड इट थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो वो डिक्लेयर ऑलरेडी कर सकते हैं बिना एक्चुअल अकरेंस, ठीक है। तो ये हो गया गलत। The president must act on the written recommendation of the cabinet to declare, absolutely true, अभी बताया ये, ठीक है। तो क्या करेक्ट है भाई? 2 ओनली करेक्ट है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलो। With reference to parliamentary approval of national emergency, consider the following statements. The proclamation must be approved by both houses of parliament within 1 month from the date of issuance, absolutely true। इसमें एक कैच है, अभी बताता हूं, है ना। Which of the nahi, the parliament, I'm sorry, the approval must be by a special majority in both houses of parliament, absolutely true, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे एक कैच है। अब कैच क्या है? पहला स्टेटमेंट देखो, must be approved by both houses within 1 month। ये 1 month एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, दिस वाज 2 months, दिस वाज 2 months। ये किससे चेंज करा गया था बच्चों? ये भी 44th अमेंडमेंट से। अभी मैं आपसे पूछूंगा, लिस्ट डाउन कर दूंगा कि 44th अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंज करा था इस चैप्टर में। 44th अमेंडमेंट एंड 42nd अमेंडमेंट एज वेल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ने इसको चेंज करके 1 मंथ कर दिया था। अब दूसरा देखो, मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी, इसको भी भाई 44th अमेंडमेंट ने चेंज करा था। पहले सिंपल मेजॉरिटी था,
ये कब था? 1978, मतलब याद होगा 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, सबकी जीवन क्या कह लो एक तरीके से तबाह कर दिया गया था, ठीक है। इट वॉज द वर्स्ट टाइम फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उसी चीज से बाहर आए थे, कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, शाह कमीशन, याद रखिएगा, पूछ सकता है। जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, कांग्रेस हार गई थी चुनाव, तो जनता पार्टी ने शाह कमीशन स्टैब्लिश करी और उसको बोला कि आप अरे क्या करो, एग्जामिन करो कि जो ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगाई गई थी वो वैलिड थी या नहीं थी, जस्टिफाइड थी या नहीं थी। शाह कमीशन ने कहा बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक। तो इसीलिए फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इमरजेंसी प्रोविजंस को वीकन करने के लिए, मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर इमरजेंसी आसानी से ना लगाई जा सके, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए बेटा, ठीक। अब मैं जब स्पेशल मेजोरिटी बोलता हूं तो पिछली वीडियो में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो तो देख जरूर लेना। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, एब्सोल्यूट, सिंपल, इफेक्टिव एंड स्पेशल। स्पेशल में 4 टाइप पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, इट इज द क्रीम। अगर वो समझ जाओगे पूरे पॉलिटी में काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको समझ लो, ये कौन सी मेजोरिटी है? एब्सोल्यूट प्लस मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ये वो वाली मेजोरिटी है, ओके क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट। देखो इमरजेंसी के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इफ नॉट पूरी तरीके से तो बहुत ज्यादा तरीके से, ठीक है। हम जरा देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटिव पावर्स पे क्या फर्क पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 जब लगती है इमरजेंसी तब। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंटर है मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट हो जाती है सेवेंथ शेड्यूल में एनी लिस्ट बेटा एंड एनी सब्जेक्ट, मतलब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इवन ऑन स्टेट लिस्ट, बट स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? सस्पेंड हो जाती हैं? नो। डिसॉल्व हो जाती हैं? नो। देयर पावर्स आर टेकन अवे? नो, कुछ नहीं होता है, इंटैक्ट रहती है उनकी पावर्स, ठीक है। बट पार्लियामेंट के पास ओवर राइडिंग पावर्स आ जाती है, ओके क्लियर। और क्या इसमें जानना जरूरी है आपको? जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है क्या वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है? नहीं बेटा, इमरजेंसी खत्म होते ही 6 महीने तक ये लॉ वैलिड रह सकता है, ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इट सीजेस टू ऑपरेट, ठीक ठीक है। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस में क्या फर्क पड़ता है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, सीधे बता रहा हूं। सेंटर कैन गिव एनी डायरेक्शन टू स्टेट एंड दे हैव टू फॉलो इट, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ओके क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाँ, the parliament can legislate on subjects in the state list. Absolutely true. The president can issue ordinances on state list. हाँ absolutely true. मान लो कि नेशनल इमरजेंसी चल रही है और पार्लियामेंट पूरे साल 365 दिन तो सेशन में रहता नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। क्या वो इस सर्कमस्टेंस में इशू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है। State governments are suspended and their powers are directly taken over by center. नहीं, 352 के तहत ही नहीं होता है, लेजिस्लेचर भी सस्पेंड नहीं होता है और गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव है ना, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर में लक्ष्मीकांत जब भी पढ़ना तो देख लेना गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, कंफ्यूज होते हैं। गवर्नमेंट अलग है, एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव है और यहाँ लेजिस्लेचर अलग है, ठीक है। ये क्या है? लॉ मेकर है, ठीक। तो ये नहीं है भाई, वो इंटैक्ट रहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? करेक्ट पूछ रहा है 1 and 2। Am I clear enough? Am I clear enough? देख लो एक बार, ठीक है। चलो अगला, which of the following conditions must be satisfied for the, अच्छा एक और चीज पहले ये पढ़ो। हाँ, अब मान लो दो में डिवाइड करते हैं, यहां हम पढ़ेंगे कि कैसे रिवोक करी जाती है नेशनल इमरजेंसी
और यहाँ देखते हैं कैसे अप्रूव। प्रेसिडेंट ने ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट अप्रूव तो कर दी, तो क्या वो ऐसे ही मान ली जाएगी? नहीं, क्या लाया जाएगा? देखो वो प्रेजेंट होगा किसके पास? प्रेसिडेंट क्या करेगा बेटा? प्रेसिडेंट रिटन रिकमेंडेशन लिखा ऑफ कैबिनेट अप्रूव करेगा, इमरजेंसी लगा देगा। फिर ये जाएगा पार्लियामेंट के पास, एक महीने के अंदर अंदर, कितना टाइम हमें पड़ा था ना, एक महीने के अंदर अंदर इसको बोथ द हाउसेस से अप्रूवल चाहिए, बोथ हाउसेस अप्रूवल चाहिए, ठीक है, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ये हमने पढ़ा था। ठीक, अब क्या होता है, मान लो उस एक महीने के दौरान ही लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा भाई, बिना अप्रूव करे डिसॉल्व हो गई, तो ये होगा कि राज्यसभा को तो पास करना ही करना, बिकॉज राज्यसभा डिसॉल्व कभी नहीं होती है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस हाउस या फिर परमानेंट हाउस, ठीक है। राज्यसभा अप्रूव कर ही दे एक महीने के अंदर अंदर, फिर जिस दिन लोकसभा रीअसेंबल हुई उसके एक महीने के अंदर अंदर उसे करना है, समझ गए आप? मतलब अगर उस एक महीने के टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जब लोकसभा दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होगी उसके दिन से, जो पहली सिटिंग होगी उसके दिन से एक महीने के अंदर अंदर करना है, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने एक महीने में जब पास हुई इमरजेंसी तब उसको पास कर दिया हो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती है पूरी, तो इमरजेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कंटिन्यू नहीं करेगी, एक महीने के आगे खत्म हो जाएगी। क्लियर, क्लैरिटी है? ओके ओके। अच्छा, अब रिवोक कैसे होती है? देखो, रिवोक होती है प्रेसिडेंट सीधा बोल सकता है कि हाँ इट इज रिवोक ऑल्दो ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। एक और तरीका है जो कि 44th अमेंडमेंट से लाया गया, ठीक है, बिकॉज पार्लियामेंट, सोचो एमपी हो आप, फिर भी पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं थी 1975 में इमरजेंसी क्या करने की, हटवाने की, तो एक प्रोविजन और लाया गया, बोला गया कि भाई देखो प्रेसिडेंट तो रिवोक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट एक और प्रोविजन है, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इमरजेंसी रिवोक होने का टाइम आ गया है, तो पार्लियामेंट एक प्रोसीजर फॉलो करेगा। 1/10 मेंबर क्या करेंगे, वो स्पीकर को लिखेंगे कि भाई प्लीज कॉल अ स्पेशल सेशन, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का। अगर हाउस सेशन में नहीं है, स्पीकर अपनी जगह पे नहीं ऑपरेट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा या लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, और वहां पे इमरजेंसी के रिवोकेशन को लेकर एक, क्या कह ले उसको, एक बिल या फिर एक प्रोक्लेमेशन पास किया जाएगा, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, याद रखना, सिंपल मेजॉरिटी से। ये पावर लोकसभा के पास है, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से। यहां स्पेशल थी, यहां सिंपल है। यहां पे क्या था, यहां पे आपको कहा गया बेटा, हाँ बोथ हाउसेस अप्रूवल चाहिए था ना, यहाँ पे लोकसभा, ठीक है, ओनली लोकसभा, ठीक। ये स्पेशल पावर है, सिंपल मेजॉरिटी, 1/10 पहले कहेंगे स्पीकर से कि बुलाओ, स्पीकर बुलाएगा, फिर इस पर रेजोल्यूशन पास करा जाएगा। अगर ये पास हो जाता है तो इमरजेंसी खत्म। क्लियर, समझ गए? ये समझ गए होगे बेटा? चलो, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इतनी खूबसूरत राइटिंग मेरी है नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अच्छा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है थिंक टैंक यूपीएससी का, तो किस बात का वेट कर रहे हो? सारे पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिलेंगे, जो भी मेंटरशिप गाइडेंस जितने प्रकार के हैं, डेली क्विज वहां आपको मिलेगी। प्लीज ज्वाइन करिए थिंक टैंक यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से है, ठीक है। आपको मिलेगा कहां बेटा? टेलीग्राम पे मिलेगा। ओके। द प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट एनी टाइम थ्रू अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, अभी बताया था, पहला कंडीशन तो ये है। द लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। ओके, क्लियर, अभी बताया, दोनों ही सही है। क्या होगा भाई, बोथ होगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 358। अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक समझानी है, समझा दूं? या क्वेश्चन नंबर याद करो, 24 अभी वापस आएंगे। हाँ देखो बेटा, ये चीज समझो, 358 और 359 बताया था कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं अलग अलग चीजों पे। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझाता है मैं कौन, आर्टिकल 358 और 359। 358 क्या कहता है कि अगर फंडामेंटल, सॉरी, अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है
तो ऑल राइट्स, या मैं नंबर लिख देता हूं 6, अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली, वर्ड पे ध्यान देना, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारी सरकार ऐसा कुछ स्टेट एक्शन करती है जो हमारे अंडर आर्टिकल 19 6 राइट्स जो हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, freedom to form trade unions, cooperatives, to settle down at any place in India, etc. etc. ये अगर हर्ट होते हैं उस लॉ से तो यू डोंट हैव एनी रेमेडी, ठीक है, तो यू डोंट हैव एनी रेमेडी। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट और द हॉरिबल पार्ट इज कि जैसे इमरजेंसी खत्म होगी ये क्या होगा, ये प्रोविजन वापस से बैक टू यूजुअल आ जाएगा। लेकिन अगर इमरजेंसी के दौरान इसको वायलेट करने के लिए सरकार ने कुछ भी काम किया है तो यू कैन नॉट चैलेंज इट आफ्टर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये नहीं कि अगर सरकार ने आपका अंडर आर्टिकल 19 कोई राइट ले लिया इमरजेंसी के दौरान तो आप इसको इमरजेंसी खत्म होने के बाद कोर्ट के पास जाओ कि भाई देखो इमरजेंसी के टाइम हमारे पार्लियामेंट ने हमारे फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमसे ले लिया था। नहीं, नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट चैलेंज। अच्छा, इसमें देखिए फिर आर्टिकल अमेंडमेंट 44 आता है, यहाँ पे सेफ गार्ड लेके आया था। क्या लेकर आया था कि भाई ये चीज कब एप्लीकेबल है, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन से या वॉर से इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। बट अगर आर्म्ड रेबेलियन या फिर इंटरनल इमरजेंसी हो रही है तो ये सस्पेंड नहीं होगा। ये सेफ गार्ड 44th अमेंडमेंट लेकर आया था। अब 359 क्या कहता है, 359 कहता है कि भाई all rights except 2021 article, under article 2021 can be taken away, and when I say can be taken away, हमारे व्यूअर्स जानते होंगे उनका एनफोर्समेंट समझाया था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, ठीक है। कैन बी टेकन अवे, बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये फर्क पूछ लेगा आपसे। What is the difference between 358 and 359? 358 में राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी लगते ही, 359 में ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं। फिर कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट बताते हैं कि कौन सा राइट है ना, कौन सा, सारे भी कर सकता है या कुछ राइट कर सकता है, लेकिन 2021 नहीं कर सकता है, वो इंटैक्ट रहेंगे। प्रेसिडेंट कह सकता है भाई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है अंडर आर्टिकल 359, आर्टिकल 16 के जो प्रोविजंस हैं वो क्या है, उनका एनफोर्समेंट या उनका हम रेमेडी सस्पेंड करते हैं, ठीक, फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और फॉर एंटायर टाइम जब तक इमरजेंसी है, पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में है। क्लियर। ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। आर्टिकल 2021 की बात होती है एक्सेप्शन में, यहाँ 19 की बात हो रही है सोनली, यहाँ ऑल राइट्स की बात हो रही है। एक और चीज ये भी पहले नहीं था, ये भी 44th अमेंडमेंट लाया कि भाई सब राइट्स तुम सस्पेंड कर सकते हो, बट आर्टिकल अमेंडमेंट 44 ने कहा कि तुम आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हो, उनका एनफोर्समेंट होता रहेगा। क्लियर है ये दोनों बातें, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। अब आ जाओ वापस, क्वेश्चन नंबर 24 पे थे हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 358। इट डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ राइट टू मूव टू कोर्ट। देखो आया ना, याद रखना, फॉर वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, नहीं वो तो 359 होता है, 358 केवल आर्टिकल 19 के बारे में बात करता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर है, हाँ ठीक है। 358 कब एप्लीकेबल है, जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे डिक्लेयर इमरजेंसी, ठीक है। तो 2 सही है, करेक्ट पूछ रहा है 2 ओनली। क्लियर, ओके। Which of the following is correct regarding the suspension of fundamental rights under Article 359? अभी बताया, all fundamental rights can be suspended. गलत, करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ। आर्टिकल 2021 रिमेन जस्टिसिएबल इन, हाँ बिल्कुल सही। जस्टिसिएबल और एनफोर्सिएबल के बीच फर्क बताया था ना आपको, जिसने पुरानी वीडियोस देखी है जरा बताओ कमेंट सेक्शन में, और नहीं देखी है तो देख कर आओ या पढ़ के आओ फिर बताओ, ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे शब्द घुमा देते हैं, ठीक है। What is the maximum duration for which the life of Lok Sabha can be extended during a national emergency? देखो एक नया फिर डायमेंशन खुल गया है, वो समझो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर
एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 352 में जब डिक्लेयर हो गई इमरजेंसी तो लोकसभा की लाइफ को एक्सटेंड करा जा सकता है 1 year एट अ टाइम फॉर इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। सेम चीज लोग स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी हो सकती है, उसको भी 1 year एट अ टाइम कर करके इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड करा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना अप्रूवल ये खुद देंगे। स्टेट लेजिस्लेचर को अगर लाइफ एक्सटेंड करनी है अपनी तो इसका भी अप्रूवल कहां से आएगा? पार्लियामेंट से ही आएगा। मतलब लोकसभा को एक्सटेंड करने का भी पार्लियामेंट से अप्रूवल और स्टेट लेजिस्लेचर को भी एक्सटेंड करने का अप्रूवल पार्लियामेंट से ही आएगा। क्लियर? ओके, ठीक, समझ गए? अब पढ़ो, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? 1 year, 2 year, 6 months beyond the cessation of emergency, indefinitely with parliament। यही है indefinitely with parliament, but 1 year at a time। ठीक है, क्लियर? ओके, आवाज सब प्रॉपर आ रही है ना? हाँ आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इमरजेंसी कब तक एक्सटेंड कर सकती है? आपने एक बार इमरजेंसी लगा दी, अब ये नहीं कि हमेशा के लिए एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। आपको हर 6 महीने पे क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक, मान लो आज तारीख है 15, आज लगाई गई असेंबली इमरजेंसी 15 जनवरी, तो 15 जून तक चलेगी। 15 जून से पहले पहले आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए दोबारा से, ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी। फिर 6 महीना बढ़ जाएगी, ये भी सेफगार्ड 44th अमेंडमेंट से ही लाया गया था। पहले था कि एक बार लगा दी चलती गई। ठीक, क्लियर? अच्छा, ये जो मैंने ऊपर बताया इसका एग्जांपल 1975 में डिसॉल्व होनी थी, है ना, लोकसभा, 5वीं लोकसभा, वो 77 तक चली थी इसी प्रोविजन के तहत। ओके, चलो, Which of the following amendments introduce the requirement of periodic parliamentary approval? अभी बताया 44th, ठीक है, 6 महीने पे अप्रूव करना पड़ेगा। Which article of the Indian Constitution permits the Parliament to legislate on state list subjects? Very important and तिगड़मी क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 246, 250, 254, 356, हमें तो पार्ट 18 में से बस एक ही आर्टिकल दिख रहा है सर, लेकिन वो तो प्रेसिडेंट्स रूल है जो अभी हम पढ़ेंगे। बेटा याद रखना, आर्टिकल 250 ये बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 250 ये बोलता है कि पार्लियामेंट किस पे कर सकती है? स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे लेजिस्लेट कर सकती है एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 250 है, याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज है। Consider the following statements regarding the 1975 national emergency. It was proclaimed on the grounds of armed rebellion. नहीं, तबियत था ही नहीं। It was proclaimed on internal disturbance. Okay. The Shah Commission later declared the proclamation to be justified. नहीं, बोला था नहीं, it is not justified. Correct पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा neither. Okay. During a national emergency, which of the following modifications can the president make to financial relations? देखो, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ता है बताया, लेजिस्लेटिव पे क्या पड़ता है बताया, फाइनेंशियल पे क्या पड़ता है। बेसिकली अगर मैं लेमैन टर्म्स में कहूँ ना तो कुछ कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? जो भी सेंटर से स्टेट को जाने वाले रेवेन्यू ट्रांसफर्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है, कम कर सकता है, चाहे जो भी ग्रांट इन एड्स आती है उनको भी कम कर सकता है। मतलब लिटरली जो भी प्रेसिडेंट बोलेगा, फिर प्रेसिडेंट बोलेगा मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, देख लेते हैं। President can reduce or cancel grants and aids, absolutely true. The president can reallocate state list revenues to the union, बिल्कुल ठीक। Both A and B is correct. Okay बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या, देखिए हम ये तो कर ही रहे पॉलिटी, प्रीलिम्स से पहले पहले हम हिस्ट्री, और मैं कोशिश करूंगा इकोनॉमी को भी सेम फॉर्मेट में थ्रू एमसीक्यूज एक एक चैप्टर करके कवर करेंगे। और आप देखते हैं, अगर आप हमको देखते आ रहे हैं, चौथा लेक्चर है, तो आपको पता होगा कोई भी टॉपिक हम छोड़ते नहीं है, हम जब तक उसको पूरी तरीके से बेस क्लियर ना कर दे। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में कंफ्यूजन है तो हमको रीच आउट करिए, हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, क्लियर? How many of the following safeguards were introduced by 44th amendment? अभी बताया, ठीक है।
रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, पहले नहीं था। पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अभी बताया, पहले नहीं था। आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, अभी बताया। ओके क्लियर, तो भाई क्यों है ऑल थ्री, ठीक है, तीनों लाए गए थे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विश आर्टिकल 358, अभी बताया। Article 358 applies to fundamental rights under Article 19, while 359 can apply to other fundamental rights as well. ठीक है भाई। 358 automatically suspends rights, while 359 requires the presidential order. ठीक है, absolutely true। फिर से पढ़ लो, while 359 apply to other fundamental। ठीक, चलो। अच्छा यहाँ पे अगर होता while 359 applies to all other fundamental rights, तो गलत हो जाता है ना, क्योंकि 20-21 पे नहीं अप्लाई करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैन अप्लाई टू अदर, जनरल दे दिया तो ठीक है। ओके, तो क्या हो गया आंसर, सी हो गया, बोथ दोनों ही ठीक है। हाँ, consider the following statements during a national emergency state legislatures are dissolved, अभी बताया नहीं, and their powers are directly assumed by, नहीं, अभी पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स रूल 356, उसमें देखेंगे क्या होता है। laws made by parliament during a national emergency on state list ceases to operate 6 months after the, ठीक है, आंसर करेक्ट पूछ रहा है तो 2 ओनली हो जाएगा। ओके क्लियर, चलो। Consider the following statements regarding 356. The president can proclaim president's rule, अब आ गया 356। देखो ये भी क्या है, बहुत कंफ्यूज करता है एस्पिरेंट्स को। 356 बात करता है प्रेसिडेंट्स रूल की। प्रेसिडेंट्स रूल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, हम बोलते हैं, नहीं समझ जाओगे क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट को इनॉर्मस पावर्स दे देता है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसके हाथ में आ जाती है, एक तरीके से वर्चुअली प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, जिसको वो गवर्नर के थ्रू गवर्न करता है। ठीक, सॉरी, ठीक, तो क्या कहता है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 356 कि लगने का जो ग्राउंड है वो क्या है, वो आर्टिकल 356 में स्वयं दिया है और 365 में दिया है। ठीक, 356 में दिया है अगर प्रेसिडेंट ये कन्विंस हो जाते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, या फिर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन, तो वो क्या लगा सकते हैं, तो वो आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। 365 क्या कहता है, 365 कहता है कि भाई अगर सेंटर स्टेट को कोई डायरेक्शन देता है और द स्टेट फेल्स टू अप्लाई देम और या फिर फेल्स टू एक्ट अपॉन देम एज डायरेक्टेड बाय सेंटर, तो भी ये लग सकती है 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल। याद रखिएगा इस केस में प्रेसिडेंट को बोला गया कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। ठीक, बहुत डिबेटेबल रहा है, बहुत डिबेटेबल रहा है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, और ये भी लिखा है इधर ही कैन एक्ट अपॉन हिज ओन डिस्क्रिशन, वो खुद सेटिस्फाइड है। ठीक, और अगर गवर्नर उस स्टेट का रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि भाई देखिए प्रेसिडेंट साहब इस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हो चुकी है, तो मतलब ही कैन एक्ट अपॉन द स्टेट ऑफ गवर्नर या फिर रिपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नर और बाय हिमसेल्फ। फिर वही बात, हिमसेल्फ का मतलब वो स्वयं नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक, ये दो ग्राउंड्स हैं, 356 लग जाता है। अब क्या होता है उसमें, ये क्वेश्चंस के थ्रू समझते चलेंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम प्रेसिडेंट्स रूल ओनली अपॉन रिसीविंग अ रिपोर्ट, नहीं नहीं, खुद से अगर सेटिस्फाइड है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, गलत हो गया। आर्टिकल 365 अलाउज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम प्रेसिडेंट्स रूल इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद, ठीक, एब्सोल्युटली ट्रू। करेक्ट क्या है, 2 ओनली करेक्ट है। एम आई क्लियर? अंडर आर्टिकल 356 द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय, हाँ अब देख लो जो हमने नेशनल इमरजेंसी के लिए समझा था वो यहां समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट ने बोल दिया प्रेसिडेंट रूल लगेगा अंडर आर्टिकल 356 या 365, फिर लग ही नहीं जाएगा। क्या होगी बात, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए बेटा, क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल चाहिए। उधर 1 महीना था, है ना, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने था ना, यहाँ क्या है 2 महीने। 2 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल चाहिए बाई सिंपल मेजोरिटी। और इस चीज को भी समझ जाओ, सिंपल मेजोरिटी तो वहां भी था, उसको बाद में 44th ने बदल के क्या कर दिया, स्पेशल मेजोरिटी कर दिया। 2 महीना तो वहां भी था, उसको 44th अमेंडमेंट ने बदल के 1 महीना कर दिया, यहां नहीं बदला। ठीक है, बिकॉज
यहां आपको क्या मिल रहा है, यहां आपको एज मिल रहा है। कौन यूनियन गवर्नमेंट चाहेगी कि प्रेसिडेंट्स रूल जैसी पावर, जैसी अनमोल शक्ति जिसका भयंकर तरीके से मिसयूज करा गया है आज तक, उसको अपने पास से कम करे पावर? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी। जब अपने मतलब की बात आती है तो सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। तो 2 मंथ्स क्या करा गया, टाइम है। सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल चाहिए दोनों हाउसेस का, और कंडीशन रहती है सेम, क्या, कि अगर इस 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो फिर जिस दिन लोकसभा मिल रही है या फिर वापस से नई लोकसभा असेंबल होके बैठ रही है, उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर इसको पास करना है, प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज ऑलरेडी पास्ड इन दिस टाइम। ठीक है, यह है पार्लियामेंट्री अप्रूवल का सीन। अच्छा, यहाँ पे रिवोकेशन के लिए कोई स्पेशल वो नहीं है कि आप ये कर सकते हो, कर सकते हो। डायरेक्ट प्रेसिडेंट बोलेगा हटाओ तो हट जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, विद इन विच 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स। Which of the following statements correctly describe the power of president during the imposition of president rule in a state? The president can suspend or dissolve, वही बात करते हैं, इसमें important है। The president can suspend or dissolve the state legislative assembly. The president can assume the power of state judiciary, can directly legislate on union list subjects. The president cannot delegate legislative powers to any other authority. देखो भाई, आंसर तो ए होगा, ठीक है। आप समझ लो 2 मिनट, जरा सारी बातें समझ लो। देखो, आंसर तो ए होगा, नो डाउट। जब मान लो 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, अब क्या होगा, अब लेजिस्लेटिव पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, लेजिस्लेटिव पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा। देखो भाई, जब ये हुआ ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसमिस हो जाती है। जब मैं लिख रहा हूं गवर्नमेंट्स तो आई मीन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, ठीक। लेकिन लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है, याद रखना। ऑटो, ये क्वेश्चन में घुमाता है, फेवरेट स्पेस है यूपीएससी का। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और डिसॉल्व, दोनों ही है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है। तो याद रखो, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट असेंबली, ओके। अच्छा, तो फिर पावर किसके पास चली जाती है बेटा, पार्लियामेंट के पास, ठीक। पार्लियामेंट की अगर मान लो सस्पेंड हो गई या डिसॉल्व हो गई स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट के लिए लॉ बनने हैं तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट के पास पावर जाती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये छूट देता है कि तुम पार्लियामेंट, तुम चाहो तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट को भी डेलीगेट कर सकते हो। और फर्दर अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, इनको कर दो, तो वो भी हो सकता है। मतलब द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट can delegate the powers of making laws on state subject during president's rule कह लो, on president या फिर to president और on somebody that the president chooses, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पे क्या फर्क पड़ता है, एग्जीक्यूटिव तो डिसमिस हो जाती है और पावर चली आती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास सीधा, ठीक है, चली आती है प्रेसिडेंट के पास सीधा। और प्रेसिडेंट कैसे करता है, गवर्नर के थ्रू उसको गवर्न करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे आर्टिकल्स जो होते हैं विद रिलेशन टू स्टेट वो सस्पेंड हो जाते हैं, बट जुडिशरी की पावर जो है वो प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता है, टेक ओवर नहीं कर सकता है, मतलब हाई कोर्ट्स की पावर। ओके, क्लियर, समझ गए, यही रिवीजन है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, हाँ एक्सटेंड कैसे हो सकता है भाई, एक्सटेंड कैसे हो सकता है, यही देखो मजेदार चीज है ना एमसीक्यू से रिवीजन करना। एक एक चीज आती जाती है सामने, क्वेश्चन आप समझते जाते हो, एट द स्पॉट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, देख लेते हो कहां पे घुमा सकता है, वो भी राउट क्लियर, रिवाइज भी हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, एक्सटेंशन का क्या सीन है, देखिए 3 साल 3 इयर्स मैक्सिमम एक्सटेंशन हो सकता है प्रेसिडेंट्स रूल का। लेकिन अगर 1 साल के बियॉन्ड करना है ना, अगर 1 साल के बियॉन्ड करना है तो 2 चीजें लगेंगी, या फिर 2 ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला ग्राउंड ये है कि मान लो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है देश में। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी को 42nd अमेंडमेंट ने क्या एक करा था, अमेंडमेंट बताना भूल गया आपको मैं, याद कर लो।
नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लगाई जा सकती है और किसी पार्ट में भी लगाई जा सकती है। तो ये बोला कि हम प्रेसिडेंट रूल का टर्म 3 ईयर होगा, लेकिन 1 साल तो नॉर्मली हो सकता है, 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है अगर आपको, जो +2 ईयर्स हैं वो करने हैं, तो 2 कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कि या तो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो कहीं पूरे देश में, ठीक है, या दूसरा इलेक्शन कमीशन, माफ करिएगा, इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि कंडीशन, एक रिपोर्ट सबमिट कर दे ये कहते हुए कि कंडीशन अभी सही नहीं है कि फ्रेश इलेक्शंस कराए जा सके। अब देखो ये तो किसके हाथ में है, तो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो आप अक्सर देखोगे इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा, ये 56 के तहत इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा, इट इज द मोस्ट, अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट मिसयूज प्रोविजन, ठीक है। एसआर बोमाई केस पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इन दिस रिगार्ड, ठीक है। अभी मैं अगली वीडियो में आऊंगा तो आपसे इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, ठीक है। इसको पढ़ के आइएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेट, स्टार लगा रहा हूं मैं, ठीक है, स्टार लगा रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, पढ़ो। A proclamation of national emergency should be in operation in the whole part of India. Absolutely true ही बताया, अरे अभी बताया है ना। The election commission must certify that elections to the state assembly cannot be held due to difficulties. दोनों ही कंडीशन सही है। Which of the conditions given above required for extending? Both, ठीक है, दोनों। ओके बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements about the 44th Amendment Act. The satisfaction of president in declaring president rule is now subject to judicial review. Absolutely true. 44th Amendment ने कहा कि 44th Amendment ने कहा था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है यहां पे, आपका रोल आता है, इंटरैक्टिव बनाए रखिए सेशन को। देखिए पहले इट एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, है ना। पहले ये था एज यूजुअल, एक अमेंडमेंट आता है, वो बोलता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इज बियॉन्ड द रीच ऑफ जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, प्रेसिडेंट ने बोला ना 356 में का प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ हम लगा सकते तो लगा दिया, ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 44 इसको डिलीट कर देता है, बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। आपको बताना है वो अमेंडमेंट कौन सा था बालकों या बालिकाओं जिन्होंने ये लाया था, ओके। बोमाई केस में भी, अब देखो समझ ही लो यार, बोमाई केस में भी सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि the satisfaction of president should be justiciable है, and it can be challenged in court of law on the grounds that it was malified, ठीक है, या फिर it was not justified, okay। the approval of parliament for president rule requires a special majority, नहीं, simple majority, ठीक ठीक, is now subject to judicial review, हाँ ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी नहीं, चेंज नहीं करा था, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 1 only is correct। क्लियर है भाई, ओके आगे बढ़े। Which of the following was the first state in India to be placed under president's rule? बताइए भाई, बहुत ही फैक्चुअल है, बिल्कुल बताइए। पंजाब, ठीक है। क्या ईयर था, 1951। रीजन, वेरी अनफॉर्चुनेट येट अगेन, यहाँ भी कांग्रेस सरकार थी, सेंटर में भी कांग्रेस सरकार थी, आपस में कुछ हुआ था, उसकी वजह से लगाया गया था। लेट्स नॉट गो देयर, ठीक है। याद रखिएगा पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट, 1951 वाज द ईयर। इट एज फार एज आई रिमेंबर 1 साल तक चला था, है ना। 1952 में इट वाज रिवोक्ड, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। क्या क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, डिसमिसल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है कर सकता है। assumption of legislative power of state assembly by parliament, कर सकती है। repealing laws made by previous state governments, ठीक। अच्छा हाँ, एक और बात देखिए, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट पे, स्टेट लेजिस्लेचर या तो डिसॉल्व हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है। आपने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था कि अगर ऐसी कंडीशन कोई आती है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ 6 महीने तक चलता है, जिस दिन से इमरजेंसी खत्म होती है। यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो लॉ इन ऑपरेशन रहता है इनडेफिनेटली। अगर प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो जाता है तो भी, नई लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो भी, ठीक है, इनडेफिनेट टाइम से चलता रहता है। बट द कैच इज, अब आप कहोगे सर तो बहुत गलत बात है, आप कुछ भी बना दो, ठीक, ऐसा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर जब वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा,
तब इट हैज द पावर, इट कैन रिपील द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इफ इट वांट्स इट कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो जब ये पावर, लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास होती है तो क्या वो रिपील कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज दिस लेजिस्लेटिव पावर ये वैसे ही एकदम एक्ट करती है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर करती है। तो वो भी कोई पुराना लॉ रिपील कर सकती है, नया लॉ बना सकती है, अमेंड कर सकती है, ये भी कर सकती है। क्लियर? तो तीनों ही सही है भाई, है ना, तीनों ही सही है। ओके, आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। कहाँ है? ये रहा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following bodies has the authority to certify the inability to conduct elections during the extension of president's rule? अभी बताया, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और किसी के पास पावर नहीं है। Which of the following situations does not justify the imposition of president's rule under Article 356? Failure to comply with central directions under Article 365. Electoral defeat of ruling party in Lok Sabha elections. Resignation of chief minister with no alternative government formation possible. Physical breakdown of state administration. इजी है भाई, बहुत ही इजी है, तो ऊपर मार्क नहीं करा इलेक्शन कमीशन। ये क्या है? ये है ना, यही है। ठीक है, ओके, क्लियर? आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए हम हिस्ट्री एंड इकोनॉमी में भी ये सीरीज लाने वाले हैं। हेल्पफुल है तो हमें बताइए। ठीक है, वी फील मोटिवेटेड। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। Which of the following scenarios would justify the imposition of president rule under Article 356? ठीक है, एनालिसिस बेस्ड है। देखिए, A state government willfully disregards constitutional directions from the center. ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। Hung assembly where no party or coalition can form the, ठीक है, it can be imposed, ठीक, because 356 की लैंग्वेज क्या है? That state machinery, constitutional machinery has been broken down. President satisfied है, कर सकता है। हाँ, state machinery broke down है, president satisfied है, कर सकता है। ठीक है, no other option। ठीक, लार्ज स्केल करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक, ओके, तो 1, 2, 3, ओके, क्लियर? चलिए, consider the following consequences of president's rule in a state. Suspension of state legislature, हाँ बिल्कुल। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, नो। सारे आर्टिकल्स, आप सारे प्रोविजन प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है एक्सेप्ट हाई कोर्ट। ठीक, डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ओनली वन इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर? व्हाट इज द प्राइमरी इंस्पिरेशन बिहाइंड 360? अच्छा, अब आ गया 360 आर्टिकल। ओके, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर प्राइमरी, हाँ ठीक है, इजी है, बी है। अमेरिकन थोड़ी देर पढ़ाई करी है, एक्चुअली पता होगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मिनिमम मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेज? अब देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ओके, क्या हो सकती है? प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है तो डिक्लेयर कर सकता है। ठीक, कोई ग्राउंड्स मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर कितना अप्रूवल का टाइम है? 2 मंथ्स के अंदर अंदर अप्रूव कराना है पार्लियामेंट से। सेम है सारी बातें। ठीक है भाई, क्या है? मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी है। ओके, रिवोक करना है तो क्या? प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है बाय प्रोक्लेमेशन। ठीक है, पीरियड क्या है? एक बार लग गई, इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। ठीक, क्लियर? समझ गए? चलिए, ओके, व्हाट इज द मिनिमम मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेज? सिंपल मेजॉरिटी बेटा, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, आगे बढ़े। assertion, financial emergency has never been declared true. The financial crisis of 1991, जहां पे ये नौबत आई थी, पता होगा आपको, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, was resolved through reforms and external support, avoiding the need for, ठीक है, absolutely true is the correct explanation of it. Easy question, very easy question. अब देखो, आपने सब समझ लिया, सारे क्वेश्चन इजी हैं अब आपके लिए, अब कुछ नहीं डिफिकल्ट बचा, है ना? Consider the following statement regarding the effects of financial emergency. The president can direct reduction of salaries and allowances of all persons serving in state, but not judges of Supreme Court. ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की भी सैलरी रिड्यूस करने को बोल सकता है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो। ओके, याद रखिएगा। All money bills passed by state legislature must be reserved for the president's consideration. Okay, तो देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज है, मस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैन होगा, प्रेसिडेंट बोल सकता है कि हाँ भाई यू हैव टू रिजर्व। ठीक है, मस्ट नहीं है। ठीक है, मस्ट नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो गया, एक शब्द से हेरफेर हो गया।
करेक्ट पूछ रहा है तो हो जाएगा वन ओनली। ओके, वन ओनली इज करेक्ट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के, नॉट आज के, इस टॉपिक के आखिरी दो क्वेश्चन। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। हाँ, बोला गया है, किसने बोला बताइएगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े। आर्टिकल 360 अलाउज इनडेफिनिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यही है, ठीक है, रीजन यही है बिकॉज बाकी तो मैं देखोगे अप्रूवल्स मांगता है, डेफिनेट टाइम पीरियड मेंशन्ड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के सेंस में कोई भी पीरियड का अप्रूवल नहीं मांग रहा है, एक बार लग गई तो इनडेफिनेट टाइम पीरियड लगी रहेगी, ना कोई टाइमलाइन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर मनाइए कि अभी तक ये लगी नहीं है, ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना यूनियन गवर्नमेंट की इमेज के लिए बहुत खराब है। दैट शोज, दैट गिव्स द सिग्नल कि भाई इस देश की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। ठीक, फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जितने हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, शेयर मार्केट सब क्रैश कर जाएगा, इसलिए लगी है, वरना इट इज द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। रीजन यहां दिया हुआ है। ओके, क्लियर। What was the primary safeguard introduced by 44th Amendment Act concerning financial emergency? Prohibition of judicial review of the proclamation, requirement of parliamentary approval every 6 months, proclamation must include reasons in writing, mandatory consultation with the prime minister। अच्छा, यहां पे एक चीज हो गई, प्रोहिबिशन नहीं, ये प्रोहिबिट कर दिया गया था, ये प्रोहिबिट कर दिया गया था, बताया था ना उसमें प्रेसिडेंट्स रूल में भी कौन सा अमेंडमेंट था, ये आपको बताना है, जिसने प्रोहिबिट कर दिया था, इसने उसको डिलीट कर दिया, द सेम वे जहां प्रेसिडेंट्स रूल के लिए डिलीट किया था। ठीक है, क्लियर। ये प्रोहिबिशन नहीं होगा, ये होगा प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। ठीक, ये होगा कि डिलीटेड द प्रोविजन व्हिच प्रोहिबिटेड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके, ठीक है, तो इमरजेंसी का पार्ट पूरा कवर होता है। अब फटाफट देखते हैं फेडरल सिस्टम से क्वेश्चंस और पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और हम अब क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, पहले सुन लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज एन एग्जांपल। होता क्या है पहले समझ लो, ब्रिटेन इज एन एग्जांपल, इंडिया ने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट करा है, पूछ लेगा फ्रॉम वेयर हैज द पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का, कहां से बोरो करा गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंशियल कहां वर्क करता है, बिगेस्ट एग्जांपल यूएसए। ठीक है, क्या फर्क है, इसको बोलते हैं क्या, और वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वेस्टमिंस्टर इज द प्लेस जहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो है बेटा, एक होता है लेजिस्लेचर। ठीक, जैसे इंडिया का एग्जांपल समझो, इंडिया में क्या है, इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब क्या है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। पहले वो एमपी सेलेक्ट होते हैं, फिर लेजिस्लेचर में जाके बैठते हैं, वहां पे जो मेजोरिटी सीट जिस पार्टी के पास है वो डिसाइड करती है हमारा लीडर कौन है। ठीक है, ऐसे बनता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है वो क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, दे आर पार्ट ऑफ इट। ठीक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, दे आर इंडिपेंडेंट, वो दोनों अलग है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट एंटिटीज नॉट एंटिटीज। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। ये यूएसए का सिस्टम है, देखा होगा आपने। तो पहला क्वेश्चन देखो, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव, हाँ एक और बहुत ही बेसिक बेड रॉक सिस्टम है कि जो ये एग्जीक्यूटिव है ना, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी लेजिस्लेटिव को। मतलब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट तभी तक पावर में है जब तक इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। इज इट ट्रू, नो, जब तक इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। यूपीएससी ने यहां पे घुमा रखा है, यूपीएससी लिख देता है कि द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज पावर अंटिल इट एंजॉयज द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट या फिर द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, लोकसभा। ओके बेटा, याद रखना। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट is responsible to the legislature for this, हाँ absolutely true। ठीक है, in the presidential system executive legislatures are independent in terms, हाँ ओके ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है, बहुत सही हो जाएगा। एम आई क्लियर बड़े, चलो भाई, which of the following is associated with parliamentary system of government in India। देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही बेसिक है, समझ लो इसको जरा। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहता है, एक तो मैं आपको पूरी बेसिक्स पहले समझा देता हूं। देखो, एक हुआ हेड ऑफ स्टेट, ये दोनों को समझ के जाओ भाई, एक हुआ हेड ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों अलग होते हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक। प्रेसिडेंट को और क्या बोलते हैं भाई? डिज्योर अथॉरिटी या डिज्योर एग्जीक्यूटिव। मतलब सारे जो प्रोविजंस हैं, सारे जो डिसीजंस हैं, वो टाइट्यूलर तरीके से या टाइटल के तौर पे या ऑफिशियली इसी के नाम पे होते हैं। बट द एक्चुअल अथॉरिटी, द रियल अथॉरिटी, द डिफैक्टो अथॉरिटी इज प्राइम मिनिस्टर। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और देखो क्या होता है, और क्या होता है, इंडिया से सीखते जाना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भी इंडिया में देख रहे हो सब, ठीक। और क्या होता है, पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव बताया रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के, बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। क्या भाई? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर या लोकसभा इन जनरल या फिर इन पर्टिकुलर पास कर देता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरी साथ में ही डिसमिस होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द शिप दैट सेल्स टुगेदर एंड सिंक्स टुगेदर। ओके, समझ गए आप? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली ट्रू। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्राइम मिनिस्टर नहीं, it is by president on the advice of council minister headed by prime minister. But when we talk of presidential system, वहां पे president cannot dissolve the congress। जब मैं कांग्रेस बोलता हूं तो ये पार्टी की बात नहीं हो रही है। अमेरिकन लेजिस्लेटिव हाउस को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसकी नोमेनक्लेचर कांग्रेस है, ठीक। समझ गए आप? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में, ठीक, बट इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बहुत रिजिड है, ठीक है। मतलब आप देखो, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है, इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। प्रेसिडेंट छोड़ो, उसकी सेक्रेटरी जितने भी होते हैं वो कोई भी पार्ट नहीं होते हैं लेजिस्लेचर का। वहां पे हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। ओके, समझ गए आप? चलिए, तो ये तीनों ही सही होते हैं। अगर यहाँ पे रिजिड होता तो गलत हो जाता, ठीक है, बिकॉज इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर तो है। ओके, तो नहीं, दूसरा गलत है ना। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ओके, क्लियर, क्लैरिटी है पूरी। आगे बढ़े। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री, एक सेकेंड, हाँ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। टर्म नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली ट्रू। डिस्क्रिप्शन ठीक है। डी फैक्टो, हाँ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइमस इंटर पेरेस, देखिए ये मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक। ये टर्म यूज होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सारे मिनिस्टर्स हैं, ऑल आर इक्वल्स, बट द फर्स्ट अमंग देम इज प्राइम मिनिस्टर। इट इज parliamentary system of government and it holds true in the sense of Indian government system या Indian parliamentary system as well as the British parliamentary system. It is for PM, not for speaker. How many are correctly matched? Only 2 are correctly matched. Okay बच्चों, okay, चलो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई क्या डिफाइन करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट? नहीं, कैबिनेट नहीं केवल, है ना, और प्रेसिडेंट भी नहीं, गलत। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट? नहीं, अभी बताया, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा। ओके, यहीं पे घूम जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएम टू लोकसभा? नहीं, नन ऑफ द अबव, यही होगा। ओके, यही होगा। यहां पे बहुत बच्चे घूमोगे, ध्यान रखना इस बात को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट? नहीं, हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात हो रही है। द प्रेसिडेंट ऑपरेट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। देखो क्यों इसको मैं बोल रहा हूं बार बार डिज्योर अथॉरिटी, टाइट्यूलियर अथॉरिटी, क्योंकि आप सारे काम देखो ना, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट, हो गई बात। फिर हर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। एग्जांपल दे रहा हूं, बट अगर आप देखो, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर रहा है, सील प्रेसिडेंट की, ऑफिशियल अथॉरिटी प्रेसिडेंट की है, बट ही हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
अब प्रेसिडेंट साहब चाहे कि आने वाली लोकसभा में या कल या परसों या कभी भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बदलकर XYZ किसी और को बना दे, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बट कब बना सकते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि प्रेसिडेंट साहब अमित शाह जी को बदलकर इनको बना दीजिए होम मिनिस्टर, तो बनाएंगे, आप समझे, ठीक। ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर भाई? तो करेक्ट पूछ रहा है तो 2 ओनली इज करेक्ट, है ना। चलो, which of the following features of the parliamentary system distinguish it from the American presidential system? क्या अलग करता है? Dissolution of lower house before the expiration of term, double membership ministers in both executive and legislature, fixed tenure for the executive. देखो भाई, ये डिसॉल्व नहीं होता अमेरिकन हाउस, ठीक है। डबल मेंबरशिप ये भी डिस्टिंग्विश करती है, फिक्स टेन्योर फॉर द एग्जीक्यूटिव, ये तो दोनों का सेम है, ठीक है। वहां पे आपका क्या, ये डिफरेंस का पॉइंट नहीं है, दोनों का फिक्स टेन्योर है। वहां पे प्रेसिडेंट का 4 इयर्स का टर्म होता है, अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव का टर्म होता है 5 साल का, यानी गवर्नमेंट का, ठीक है। ये होता है अमेरिकन और ये होता है इंडिया, ओके, या फिर ब्रिटेन या यूके। क्या फर्क है इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में, बताइए अगर पता हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा बेटा, 1 and 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फीचर क्या है? फिक्स टेन्योर, प्रेसिडेंट टर्म, बिल्कुल ठीक है, 4 इयर्स का टर्म सर्व करता है। सेपरेशन ऑफ पावर, आर कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। कैबिनेट मेंबरशिप, कैबिनेट और पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, नहीं। मैच क्या है भाई? केवल 2 करेक्टली मैच्ड है, ओके। देखिए, which of the following is not a feature of parliamentary system? It provides for coalition governments, it ensures continuity of policies, it prohibits no conflict। नहीं प्रोहिबिट करता है भाई, यही होगा, not a feature। Which of the following ensures a responsible government in parliamentary system? Doctrine of separation of power, collective responsibility of, बी आंसर। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते चलो मेरे साथ, रिवाइज करते चलो। अच्छा, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बताना है। फेडरल अगर नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखो, वहां पे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा समझाया है, फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, कौन से फेडरल फीचर्स है, कौन से यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। हर चीज समझा रखी है। फेडरल फीचर पूछ रहा है, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, नहीं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा इंडियन के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये भी देखो, फेडरल फीचर पूछ रहा है, तो इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बिल्कुल ठीक होगा। यूएसए का एग्जांपल देख लो, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, नहीं, ये तो यूनिटरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नहीं, यूनिटरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है? फेडरल होता है, प्रोविजन फेडरल फीचर होता है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर, ठीक भाई। ये कॉन्सेप्ट जरा मैंने छेड़ा था, पूरी तरीके से समझाया था पहली वीडियो में जहां फीचर्स की बात करी थी। आपको पता है या नहीं? नहीं पता है तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, या फिर इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ओनली 2 हो जाएगा, ओके, क्लियर। हाँ, in context with the Indian federal system, which of the following statements is incorrect? The Indian Federation is not the result of an agreement among states like American। ये तो incorrect पूछ रहा है, but ये तो correct है बच्चों, तो आंसर ये नहीं होगा। Article 1 of the Constitution describes India as a federation, नहीं। Article 1 describe करता है India, that is भारत, is a union of states, ठीक है। गलती मिल गई, incorrect पूछ रहा है, B is the correct answer, okay। तो अब बात ये है कि वीडियो बहुत लंबा ना जाए, इसीलिए हम अपने वीडियो के डिस्कशन को आज यहीं पर रोकते हैं। आई होप सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमने सब डिस्कशन कर लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। इमरजेंसी पे मेरा मेन फोकस था, बिकॉज वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे वहां पे घूमते हैं। साथ ही साथ हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फर्क क्या होता है इंडिया और अमेरिका के कंपैरिजन में, वो भी पढ़ लिया है, ठीक है।
फेडरल प्रोविजंस में क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर इन डिटेल आप और चाहते हैं तो पहली वीडियो में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को, जाके उसको देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थिंक टैंक यूपीएससी को। हम आपके लिए ऐसे बहुत ही अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। कोई सजेशन हो तो प्लीज हमसे कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स तक हमारे साथ बने रहिए। सब रिवाइज कर डालेंगे विद वेरी वेरी होलिस्टिक प्रिपरेशन। ओके, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।